नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रक्रिया अपने एक शबाब पर पहुंच चुकी है। अब चुनाव प्रचार कार्य को कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 20 नवंबर को मतदान होने हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं 20 नवंबर को, जबकि झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे 20 नवंबर को। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को पूरा हो चुका है। चुनावी प्रचार में जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और लगातार चुनाव आयोग के पास जो शिकायतें पहुंच रही हैं, खासतौर पर विपक्षी गठबंधन की, वो एक तरफ तो चुनाव प्रक्रिया को किस तरह से चल रही है उसको बता रही हैं, और इस चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग का क्या रोल है, लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं। ताजा तरीन मामले में कांग्रेस पार्टी ने एक और शिकायत दर्ज कराई है चुनाव आयोग के पास। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि उन्होंने झारखंड में किस तरह से उन्होंने गलत तथ्यों का अपने भाषणों में प्रयोग किया है और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए हैं। तमाम ऐसे बयान दिए हैं, फेक न्यूज़ फैलाई है। इस तरह के आरोप पहले भी लगा चुकी है और चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पार्टी शिकायत कर चुकी है। अब तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि कुछ मामलों में शिकायत ज़रूर दर्ज की गई है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ विज्ञापनों के खिलाफ जो शिकायत थी, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव में भाषण दिए जा रहे हैं और उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो फेक न्यूज़ की शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब एक नई शिकायत दर्ज कराई है कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो झारखंड में उन्होंने चुनाव के दौरान गलत तथ्यों का इस्तेमाल किया है और उनके बयान दिए हैं। बयानों की चर्चा लगातार जारी है और इन बयानों में एक चर्चित बयान की चर्चा लगातार हो रही है और इस बयान पर, इस नारे पर खुद भारतीय जनता पार्टी बट गई है, पूरी तरह से खुले तौर पर बट गई है। विरोध के स्वर तो पहले से ही उभर रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के उसके अपने नेता इस बयान के विरोध में आ गए हैं और ये बयान है बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है बटोगे तो कटोगे, शुरू में तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसको एंडोर्स किया, एक तरह से उसकी तारीफ की, लेकिन बाद में वो खुद उससे मुकरे और उन्होंने अपना एक नया नारा दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बीच एक फूट पड़ती दिखाई पड़ रही है। महायुति गठबंधन में तो दरार पड़ ही चुकी है इसे लेकर, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भी नेता इसके खिलाफ मुखर हो रहे हैं। अजित पवार ने इसके खिलाफ पहले आवाज उठाई, जो एनसीपी के नेता है, महायुति गठबंधन में है। उसके बाद बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने, और अब अशोक चव्हाण भी उसके खिलाफ इस बयान को लेकर मुखर हो रहे हैं। वहीं जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि इस बयान को हमारे नेता ठीक से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन किसने ठीक से समझा है, किसने नहीं ठीक से समझा है, नेताओं ने कितना समझा और कितना नहीं समझा, ये अलग बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है और उसी की परीक्षा अब होने जा रही है कि महाराष्ट्र की जनता ने इस नारे को कितना समझा है। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि क्या शिकायत दर्ज कराई है जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में। एक बार उसको आप देखें। और इस चुनाव आयोग के खिलाफ जो ये शिकायत दी है, सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कि किस तरह से उसमें दुर्भावनापूर्ण तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रचार कार्य में फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया गया है और ऐसे विपक्ष के नेताओं के ऐसे बयानों, उनकी इस तरह की चर्चा की गई है, उनके बयानों की जो उन्होंने कभी दिए नहीं हैं। क्या इस पत्र में है अमलेंदु जी, किस तरह की शिकायत है? और ऐसी शिकायतें लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं चुनाव आयोग में, लेकिन उसका कोई असर होता बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ताज़ा तरीन जो मामला है जयराम रमेश का, ये जो पत्र है चुनाव आयोग को लिखा है उन्होंने, और क्या बातें इसमें कही हैं? एक तो समीर जी की जो धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी नासिक में और धुले में जी 8 नवंबर को, उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी बातें कही थी स्वर्गीय राजीव गांधी को लेकर, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को लेकर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर।
उसके विरुद्ध जो है ये शिकायत दर्ज कराई गई है जयराम रमेश दत्तव कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग में जी। और ये कहा गया है कि इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध जो कुछ टिप्पणियां की हैं और जो मौजूदा नेतृत्व है कांग्रेस का उस पर कई आरोप लगाए हैं जो कि तथ्यहीन हैं, निराधार हैं। इसको लेकर शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है और अमित शाह के खिलाफ भी, जो गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है और ये आशा व्यक्त की गई है चुनाव आयोग से कि भाजपा और उसके नेताओं के जो चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन है इसकी जांच की जाएगी और उतनी ही तत्परता से इस पर कार्रवाई की जाएगी जितनी की उस पर करनी चाहिए। यानी कि आशा व्यक्त की गई है कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, समय रहते कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं कि चुनाव के बाद आप कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि शिकायतें हर चुनाव में दर्ज कराई गई हैं और उस पर कार्रवाई होते होते लंबा समय बीत जाता है और कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये बड़े आरोप हैं जो कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाए हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरह के आरोप लगे हैं। यह पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी, और जब वहां पर तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की तलाशी ली जा रही थी, उद्धव ठाकरे की तलाशी ली गई, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं, और उन्होंने खुद ये वीडियो जारी कर कहा था चुनाव आयोग के अधिकारियों से कि आप क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जहाज की, उनकी गाड़ियों की तलाशी लेंगे। तो ये आरोप आयोग पर लगातार लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर परेशान कर रहा है। बीजेपी की एक शिकायत पर गठबंधन के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग जाते हैं, उसमें केस दर्ज हो जाते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कितनी भी शिकायतें दी जाएं, उनका संज्ञान नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे चलाए गए और उनमें विपक्ष के नेताओं के ऐसे बयानों को दर्शाया गया उन विज्ञापनों में जो उन्होंने दिए नहीं थे। हालांकि इस मामले में ज़रूर एफआईआर दर्ज हुई वहाँ पर, लेकिन उसको ये कहा गया कि उस विज्ञापन को हटाया जाए। तो इस तरह की जो लगातार शिकायतें हैं और पक्षपात के आरोप चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लगातार लग रहा है, उससे चुनाव आयोग खुद घिरता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कार्यशैली में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर हुआ कि उसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं की तलाशी जरूर ली गई अमलेंदु जी, लेकिन वो किस तरह, किन नेताओं की तलाशी थी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए, अब तलाशी देवेंद्र फडणवीस की भी ली गई और जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं सावंत, उनकी भी तलाशी ली गई, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत की गई वो नितिन गडकरी से शुरुआत की गई तलाशी लेने की, यानी बीजेपी की नेताओं की। जी हाँ। लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तलाशी का हमको वीडियो देना, वो अभी तक नहीं आया है। तो हालांकि दबाव में तो आया चुनाव आयोग, और ये समझ में आया कि अब चुनाव आयोग का विरोध होने लगा है, चूंकि अब ये आम जनता में बात जा रही है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। एक परसेप्शन एक बनता चला जा रहा है। अब वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चुनाव आयोग जाने और बीजेपी जाने और विपक्ष जाने कि क्या आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन जनता के बीच एक परसेप्शन बन रहा है, वो यही बन रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। और जो यहाँ जो शिकायत की गई है समीर जी कांग्रेस की तरफ से, उसमें प्रधानमंत्री ने जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, उसमें भी 12 नवंबर को एक भाषण दिया था, उसका भी जो है वो हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में कांग्रेस और उसके गठबंधन के सहयोगियों के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए थे और ये आपराधिक कानून के तहत अपराध हैं जी। और चुनावी रैली के कुछ अंश पढ़कर उसमें दिए गए हैं और ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर आप एक नहीं रहेंगे, आपकी एकजुटता टूटी, सबसे पहले कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। इसको लेकर भी शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि इस पर आपराधिक मुकदमा प्रधानमंत्री पर कायम किया जाए। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई आपराधिक मुकदमा कायम करता है कि नहीं करता है, और गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा कायम करता है कि नहीं करता है। जिस तरीके से झारखंड में दबाव में आकर एक साइबर क्राइम में जो है दर्ज किया गया और फिर मेटा को भेजा गया कि आप इनका विज्ञापन डिलीट कीजिए, ठीक उसी तरीके से क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध कोई एफआईआर लॉन्च कराता है चुनाव आयोग नहीं कराता है, ये अब देखने वाली बात होगी और यहीं से साबित होगा कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष और कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। जी बिल्कुल, एक तरफ चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो दांव पर लगी है, उस पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के पक्ष में काम कर रहा है, और दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी
के नेताओं के नारे हैं और खुद प्रधानमंत्री के तमाम भाषण हैं। यहाँ तक कि अब उसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। कल प्रधानमंत्री के भाषण में पाकिस्तान का भी जिक्र आ गया और ये हुआ कि जो अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो वो पाकिस्तान के पक्ष में होगी, पाकिस्तान परस्त होगी। इस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे नारे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब खुद विभाजन हो गया है, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता उस नारे पर आपस में बट गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। प्रियंका मुंडे जो पंकजा मुंडे बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इस पर सवाल उठाया और अब अशोक चौहान उस पर उठा रहे हैं सवाल। और किस तरह से ये मामला भारतीय जनता पार्टी के भीतर खास तौर पर महाराष्ट्र में एक मुद्दा बना हुआ है पार्टी के भीतर और महायुति गठबंधन के भीतर, वो देवेंद्र फडणवीस की उन बातों से समझ में आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ नेता, घटक दलों के नेता और बीजेपी के नेता भी इस बयान को ठीक से समझ नहीं पाए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस लगातार योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेता इसके समर्थन में नहीं है। समर्थन में कुछ जरूर है, लेकिन बड़ी तादाद उनकी भी है जो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारों की जरूरत नहीं है। वही अब शिवसेना के नेता संजय राउत का क्या कहना है कि किस तरह के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आ रही है और महाविकास अघाड़ी उन मुद्दों से किस तरह उनकी काट दे रही है और कैसे वो अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। सुनते हैं एक बार संजय राउत क्या कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर ये इस नारे पर घिरी हुई है उसमें और क्या बयान आए हैं और किन नेताओं ने क्या कहा है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। पहले सुनते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात ऐसे किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। आपने जो शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाया है उसका रिमोट कंट्रोल जरूर आपके हाथ में होगा, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में देने से हम बच गए, इसलिए आप हम पर नाराज है। मुझे मालूम है हम स्वाभिमानी लोग हैं, महाराष्ट्र और शिवसेना आपके चंगुल में आने वाले नहीं है। महाविकास आघाड़ी में सभी जो पक्ष है वो एक साथ है, लेकिन कल की सभा में अजित पवार और उनके जो उम्मीदवार है वो पूरे स्टेज पर नहीं थे, ना ही अजित पवार थे। बात ऐसी है भाई कि मैंने पहले भी कहा है 23 तारीख के बाद महायुति नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ही नहीं रहेगा। एकनाथ शिंदे को ये किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले उनको बहुमत नहीं मिलेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी शिंदे को नहीं बनाएंगे, सरकार हमारी बन रही है, तो उनका कोई फायदा ही नहीं है। शिंदे और अजित पवार का भी काम हो गया, अभी पूरा हो गया काम, अब निकाल देंगे उनको। तो बटेंगे तो कटेंगे बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बिखराव हो गया है, महायुति गठबंधन के बीच बिखराव साफ दिखाई पड़ रहा है। इस कदर बिखराव हो गया है कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है कि वो इस मुद्दे पर बटे नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा है, लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, जिसमें वो यही सफाई देते नजर आए हैं कि इसको गठबंधन के नेताओं ने ठीक से नहीं समझा। और अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका यह कहना है, उन्होंने भी इस पर सफाई दी है कि बटोगे तो कटोगे। इस मुद्दे पर उनकी पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है, सब एकजुट हैं। तो पहले सुन लेते हैं नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये बात करते हैं कि इस मुद्दे पर बीजेपी के दूसरे नेताओं के भीतर क्या चल रहा है, महायुति गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है। और ये नौबत अब आ गई है कि चुनाव से ठीक पहले अब बीजेपी के नेताओं को उस पर सफाई देनी पड़ रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी। पवार ने असहमति अपनी प्रदर्शित कर दी कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कुछ बीजेपी के लोग, पंकजा मुंडे भी कह रहे कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं। इसको कैसे देखते हैं, ये पोलराइजेशन का एक? देखिए, हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए,
सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है, सब कहाँ है पूरे भारतीय एक हुए वहाँ बांटने का प्रयास है। बटेंगे तो कटेंगे। ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। राहुल गांधी तो अब बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार सफाई देनी पड़ रही है कि वो इस मुद्दे पर बटे नहीं हैं। यानी अब आपने सुना नितिन गडकरी क्या कह रहे थे। नितिन गडकरी बिल्कुल वही कह रहे हैं जो लगातार इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं, इस नारे का विरोध करते हुए कि हम सब एकजुट हैं, यहाँ कोई बटा नहीं है, यहाँ कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, अलग अलग धर्म जाति वेशभूषा भाषा भले ही हो। तो ये एक मुद्दा है जिस पर अब उनको सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब अमलेंदु जी की जो लगातार तमाम बातें चल रही हैं, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां उत्साहित दिख रही थी कि अब वो वोट्स का पोलराइजेशन कर पाएगी, ध्रुवीकरण कर पाएगी, लेकिन अब उल्टा उसको इस मुद्दे से नाराजगी दिखाई पड़ रही है। जहां महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा जुड़ा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का मुद्दा जुड़ा हुआ है, और अब व्यापारिक घरानों को गुजरात के व्यापारिक घरानों में गुजरात और महाराष्ट्र के व्यापारी घरानों के बीच किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। यानी जो महाराष्ट्र की अस्मिता, मराठी अस्मिता की जो बात है, वो कितनी भारी पड़ रही है इस चुनाव प्रचार के दौरान, जिसको लेकर चल रहा है महाविकास अघाड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अब बटोगे तो कटोगे का नारा काफी भारी पड़ता दिख रहा है। काफ़ी भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है समीर जी। और जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने तो इसको और ज़्यादा बांट दिया एक तरीके से कहा जाए जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव के बाद जो किस तरीके से नेता चुना जाएगा, ये इस पर भी स्पष्ट कर दिया। यानी एक तरीके से अमित शाह के बाद अब नितिन गडकरी ने भी एकनाथ शिंदे को धकेल दिया पीछे जी। और उनका जो कहना ये है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और पार्टी नेतृत्व जो है, हाईकमान जो है, वो चुनाव के बाद चुने गए प्रतिनिधियों में से अपना नेता चुनेगा। यानी चुनाव के बाद फैसला होगा कौन नेता चुना जाएगा, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा, महायुति तय नहीं करेगी जी। ये बीजेपी नेतृत्व तय करेगा कि कौन नेता होगा। यानी कि साफ तौर पर कि बीजेपी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे, अजित पवार नहीं होंगे। ये नितिन गडकरी की बातों से भी स्पष्ट होता है। तो ये बांटने की जो बात थी समीर जी, इस पर तो भारतीय जनता पार्टी खुद बची हुई नजर आ रही है और एक तरीके से कहा जाए कि महायुति को तो उसने बांट ही दिया। अब नितिन गडकरी ने भी मोहर लगा दी है कि एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे और उनका कहना है कि ये चुनाव जो है एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये बड़े मुद्दा चुनाव से पहले भी बहुत महत्वपूर्ण था। लगातार इस पर सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर जब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा अगर महायुति गठबंधन सत्ता में आती है। लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से अब लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से ये बयान आ रहे हैं कि, और उससे स्पष्ट हो रहा है कि एकनाथ शिंदे तो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं ही होंगे महायुति अगर सरकार में आती है। और यह भी साफ होता जा रहा है कि अगर महायुति सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री कोई भी हो वो होगा भारतीय जनता पार्टी का ही। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इसको स्पष्ट किया और अब इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं नितिन गडकरी। इसका मतलब कि महायुति में गठबंधन के बीच में जो दरारें हैं, उन दरारों के पीछे तमाम वजहें हैं और यही कारण है कि जो बटोगे तो कटोगे का नारा है, इसको महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ते हुए एनसीपी नेता अजित पवार ने उठाया और अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर भी उथल पुथल मचाता दिख रहा है। तो ये मुद्दा अब ऐसा है कि जो काफ़ी गर्म हो गया है और अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सफाई देते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जिसको कहा जाए कि जो प्लेइंग फील्ड है, यानी जो अब विपक्षी गठबंधन एक बार फिर उसी रणनीति पर काम कर रहा है, या यूं कहें कि उसकी रणनीति में फंसते हुए भारतीय जनता पार्टी और महायुति दिखाई पड़ रही है जो उसने तैयार कर रखी है। ठीक इसी चीज को देखा गया लोकसभा के चुनाव में भी और उसका किस तरह से नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को। महाराष्ट्र में भी बिल्कुल वही होता दिखाई पड़ रहा है और झारखंड में भी। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर जिस तरह से उद्योगपति गौतम अडानी की एंट्री हुई और यह कहा गया कि जो तमाम चुनाव से संबंधित और सरकारी नीतियों से संबंधित, गवर्नमेंट फॉर्मेशन से संबंधित राज्यों में बातचीत होती है, उसमें सीधे तौर पर गौतम अडानी की दखलंदाजी होती है। यह मुद्दा भी काफी गर्म है और इस पर भी लगातार सफाई आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और यह बात कही है महायुति गठबंधन के ही नेता अजित पवार ने।
अजीत पवार ने उस पर सफाई दी है, लेकिन अमलेंदु जी ये मुद्दा भी काफी इसलिए बड़ा बनता जा रहा है क्योंकि इस मुद्दे को भी अब गुजरात और महाराष्ट्र, ये दो राज्यों की लड़ाई के तौर पर महाविकास अघाड़ी इसको दिखा रहा है, जिसमें बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। बिल्कुल समीर जी, इसमें बीजेपी जबरदस्त तरीके से फंसती हुई दिखाई पड़ती है और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासतौर से महाविकास अघाड़ी विपक्ष में जो है वो यही आरोप लगा रहा है कि सारी चीज़ें गुजरात से संचालित की जा रही हैं, यहाँ के सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को उठाकर गुजरात ले जाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपराध भी गुजरात से संचालित हो रहे हैं और सारा व्यापार गुजरात ले जाया जा रहा है, सरकार भी गुजरात से संचालित हो रही है। और महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना का तो साफ तौर पर कहना है कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों गिरवी रख दिया है। और पवन खेड़ा ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये साफ साफ आरोप लगाया था कि मोदी और शाह की गुजराती बी कंपनी महाराष्ट्र को लूट रही है। तो ये महाराष्ट्र एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इधर समीर जी एक इंटरव्यू जो है वो अजीत पवार का भी आ गया है जी, और एक एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये नहीं कोई एजेंसी दिया है। उनसे जब पूछा गया कि आप किंग मेकर हैं या क्या है, तो उस पर कहा कि मुझे किंग मेकर या स्पॉइलर बनने की इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम अपनी शुरू की गई सरकारी योजनाओं को जनता के सामने ला रहे हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य फिर से महायुति सरकार बनाना है। अब ये उन्होंने बताया कि इनका उद्देश्य फिर से महायुति सरकार बनाना है, लेकिन जब इनसे नवाब मलिक पर सवाल पूछा गया तो इन्होंने इस पर महायुति से अपने को दूर कर लिया, महायुति से अपनी असहमति जता दी, तो बच गई महायुति। और इस पर इन्होंने कहा कि क्या उनके खिलाफ कोई आरोप साबित हुए हैं या ये सिर्फ आरोप हैं लेकिन अदालत में साबित नहीं हुए। बोफोर्स को लेकर राजीव गांधी पर भी आरोप थे, ये उनका कहना है कि आरोप साबित नहीं हुए, यानी एक तरह से उन्होंने क्लीन चिट राजीव गांधी को भी दे दी कि वो आरोप गलत थे और साबित नहीं हुए, और इसी तरीके से क्लीन चिट दे दी उन्होंने नवाब मलिक को भी। और महायुति में उन्होंने साफ कह दिया कि वो हम अपने आदमी के साथ खड़े हुए हैं, यानी महायुति के साथ वो नहीं है नवाब मलिक के मामले को लेकर। जी बिल्कुल। तो और नवाब मलिक का मामला तो अमलेंदु जी किस तरह से शुरू से ही दोनों के बीच में, यानी एनसीपी और बीजेपी के बीच में एक दरार का कारण रहा। साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी के कई नेताओं ने यह कहा कि नवाब मलिक को पहले तो कहा गया टिकट न दिया जाए, लेकिन अजीत पवार ने न केवल नवाब मलिक को टिकट दिया बल्कि उनकी बेटी को भी, सना मलिक को भी टिकट दिया। उसके बाद ये बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम उनका प्रचार करने नहीं जाएंगे। अजीत पवार ने उसके लिए बिल्कुल नहीं कहा और यहां तक कह दिया कि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बीजेपी के किसी बड़े नेता को आने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आमने सामने की लड़ाई लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं लगातार अजीत पवार, बीजेपी से ही नहीं बल्कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से। और जिस तरह से वो आमने सामने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उस जाल में भारतीय जनता पार्टी उलझ रही है, बीजेपी को तमाम तरह के स्पष्टीकरण देने पड़ रहे हैं। अजीत पवार ने ही सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के इस नारे का एक तरह से खंडन किया, सीधे तौर पर कहा कि महाराष्ट्र को ऐसे नारों की जरूरत नहीं है, यहां बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डालने वाली हैं। महाविकास अघाड़ी के आरोप तो अपनी जगह है जिस पर वो घिरी हुई है, लेकिन एनसीपी के नेता जिस तरह से उस पर आरोप लगा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात है, जिसका बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है बीजेपी के नेताओं को। जी जी बिल्कुल समीर जी, और बीजेपी के नेताओं को इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। और इधर राहुल गांधी दिल्ली में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है, ये समय की बड़ी खबर आज बिरसा मुंडा की जो बड़े आदिवासी नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में और उससे भी पहले जो उन्होंने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी थी, बिरसा मुंडा भगवान की तरह उनको पूजा जाता है आदिवासी इलाकों में, झारखंड में। उनके नाम पर सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। अभी की बड़ी खबर है, दिल्ली में सराय काले खां, और वहां पर एक बड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी है, दूसरे राज्यों के लिए बसें जाती हैं। सराय काले खां बड़ा क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है दिल्ली का, उसका नाम, उस चौक का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है, इस समय की सबसे बड़ी खबर है, जो कि दिल्ली के सराय काले खां का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। तो ये इस चुनाव में, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, बिरसा मुंडा की आज जयंती है, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता और दूसरे दलों के नेता भी उसको मना रहे हैं, काफ़ी कई आयोजन भी हो रहे हैं। तो इसमें एक बड़ी खबर आई कि दिल्ली के सराय काले खां
चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। हालांकि ये बदलाव कहीं और भी हो सकता था, लेकिन अब चूंकि दिल्ली की भी तैयारियां शुरू हैं, दिल्ली में भी अगले साल फरवरी में ही चुनाव हैं, मुझे लगता है कि उसके लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि झारखंड में इस समय किसी जगह का नाम नहीं रख सकते थे और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ तमाम चीज़ों के नाम बिरसा मुंडा के ऊपर हैं और इसको शायद वहाँ पसंद भी ना किया जाता। और चुनावी आचार संहिता तो खैर है ही, लेकिन दिल्ली में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर देना, ये अपने आप में काफी मायने रखता है उस समय जबकि झारखंड में चुनाव भी हो रहे हैं। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल समीर जी, इस समय अपने दर्शकों को हम बता दें कि राहुल गांधी की आज झारखंड में 2 सभाएं हैं और थोड़ी देर में मेहरमा जो है झारखंड का, वहाँ वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वहाँ वो पहुँच चुके हैं। इधर हमारी टीम जो है डीबी लाइव की टीम वो महाराष्ट्र में ज़मीन पर है, वहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं, उसको भी आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी इस समय महाराष्ट्र में हैं पूरी टीम के साथ और वहाँ से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर ही। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी की आज 2 सभाएं हैं झारखंड में और झारखंड में ही अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की भी सभाएं हैं। तो इन सभाओं में यहाँ पर जो भी अपडेट होंगे उसके लिए आप बने रहिए डीबी लाइव पर, और महाराष्ट्र से ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आएंगी डीबी लाइव पर, वहाँ पर क्या माहौल है, चुनाव का माहौल, राजनीतिक माहौल और किस तरह से जो मतदाताओं का रुझान है वो क्या बता रहा है, उसके लिए आप डीबी लाइव पर जो महाराष्ट्र से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ से कल आपने न्यूज़ पॉइंट भी सुना होगा, तो उन सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, विश्लेषण समझने के लिए, चुनावी विश्लेषण, उसके लिए आप डीबी लाइव के साथ बने रहिए। लेकिन बड़ी खबर अभी यही है कि जिस तरह से चुनाव आयोग के पास इंडिया गठबंधन लगातार शिकायतें लेकर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ शिकायतें की जा रही हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों में फेक न्यूज़ के इस्तेमाल की जो शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं उस पर क्या संज्ञान लेता है चुनाव आयोग, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नई शिकायत अब दर्ज कराई है जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के खिलाफ। लगातार शिकायतें जा रही है, सोमवार को भी 8 शिकायतें दर्ज की गई थी, उसके पहले भी कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। झारखंड में एक चुनावी विज्ञापन को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई थी। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें चुनाव आयोग पर आरोप भी लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ संज्ञान नहीं ले रहा है शिकायतों का। लेकिन वहीं दूसरे तरफ जो महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उनके नेता हैं, उनके खिलाफ शिकायतों का संज्ञान तुरंत लिया जा रहा है। तो चुनाव आयोग अपने ऊपर लगने वाले इन आरोपों से कैसे बचता है, क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका संज्ञान वो लेता कब है, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद। जी बिल्कुल यही सवाल उठेंगे कि चुनाव से पहले संज्ञान लेता है, चुनाव के बाद लेता है, और चिट्ठी किसको जारी करता है, जेपी नड्डा को कि नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल देखा गया पहले भी चुनाव में, पहले भी जब शिकायत की गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान तो चिट्ठी जारी कर दी गई थी जेपी नड्डा को बजाय नरेंद्र मोदी को जारी करने। तो अब देखना ये है कि चुनाव आयोग अपनी रीढ़ जो है वो सीधी दिखा पाता है कि नहीं दिखा पाता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती कि नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस की तो मांग सीधी सीधी है कि ये आपराधिक करते हैं और इस पर आपराधिक FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। अब देखना ये है कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता, करता है तो कब करता है, किस तरह की कार्रवाई करता है, या नोटिस देकर छोड़ देता है। चूंकि जो लोकसभा चुनाव के दौरान नोटिस दिया गया था उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। नोटिस का जवाब बीजेपी की तरफ से दे दिया गया, लेकिन उस जवाब के बाद चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की इसकी हमको कम से कम जानकारी नहीं है समीर जी। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव की शिकायतें अगर चुनाव के बाद उनका संज्ञान लेते भी हैं, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई भी करते हैं तो उसका फायदा क्या, चुनाव तो बीत जाएंगे। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार का कार्य अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, 20 नवंबर को मतदान होने हैं झारखंड में दूसरे चरण के लिए, और महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं 288 सीटों के लिए, तो उन पर अब चुनाव प्रचार का कार्य बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है। और उस दौर में भी जो चुनाव प्रचार का तरीका है, मुद्दे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसी तरह से है कि वहाँ एक तरफ तमाम डर दिखाया जा रहा है,
एनडीए गठबंधन की ओर से, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, कि आरक्षण संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर और मुस्लिमों का डर खास तौर पर दिखाया जा रहा है। लेकिन इन शिकायतों का भी संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया। शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, कायदे से तो इन चीज़ों का खुद संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन शिकायतों के दर्ज होने के बावजूद संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की तरफ से जिस तरह से गुजराती अस्मिता, वहाँ के लोगों के जन कल्याण की योजनाओं के बारे में, या 5 जो गारंटी दी गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनकी चर्चा जिस तरह से हो रही है और उन मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो वहाँ पर मराठा आरक्षण का मुद्दा है, तो इन सब मामलों में कौन आगे पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे यानी महायुति के मुद्दे या फिर महाविकास अघाड़ी के, ये देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की अस्मिता और गुजरात महाराष्ट्र का एक प्रतियोगी मामला वहां पर चल रहा है इस समय, और इसको इस तरह से भी महाविकास अघाड़ी पेश करने की कोशिश कर रही है कि बाला साहब वर्सेस बाला साहब ठाकरे वर्सेस मोदी शाह, ये चीज़ जो वहाँ पर आ रही है, ये बहुत मायने रखती है। और महाराष्ट्र के चुनाव में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, प्रचार के दौरान भी और वहाँ की जो जन भावनाएं हैं उसमें भी। अमलेदू जी। बिल्कुल समीर जी, और ये मसला वहाँ काफ़ी बड़ा बन गया है, और इतना बड़ा मसला बन गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहाँ से फिर गायब हो गए हैं महाराष्ट्र से। जी, कि अब चूंकि ये सवाल उठ गया कि आपने जो है बाला साहब ठाकरे का अपमान किया है, आपने मराठी मानुष का अपमान किया है, आपने मराठी अस्मिता को चोट पहुंचाई है, तो ये मसला वहाँ बड़ा बनता चला जा रहा है। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप गुजरात से आकर और यहाँ बाला साहब ठाकरे के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करेंगे। विपक्ष के इस तरीके के आरोप हैं, वो प्रधानमंत्री कर रहे नहीं कर रहे हैं वो जाने, विपक्ष जाने, लेकिन विपक्ष के इस तरीके के आरोप हैं और ये एक बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। बिल्कुल, महाराष्ट्र बनाम गुजरात की लड़ाई दिखाई पड़ रही है और आरोप लगा रहा है महाविकास अघाड़ी, और खास तौर पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है, उनके नेताओं के आरोप है। आज संजय राउत ने आज भी ये बात कही है कि किस तरह से महाराष्ट्र की चीज़ों को गुजरात ट्रांसफ़र किया जा रहा है और गुजरात से जो अपराध की चीज़ें यहाँ पर आयातित की जा रही है, अपराध की घटनाओं को गुजरात के लोग अंजाम दे रहे हैं, और भी तमाम आरोप लगाए हैं। इन सबको एक बार सुनाएंगे फिर से संजय राउत को, उन्होंने क्या कहा है इस महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात को लेकर। लेकिन एक और बड़ी खबर है जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो है उत्तर प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान पिछले काफी दिनों से काफी चर्चा में है कि बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र में पूरी तरह से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, महायुति गठबंधन बिखर गया है। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की स्थिति आ गई है, विरोध कर रहे हैं वहां के नेता। लेकिन उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में छात्र जो लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे थे, अभी भी बैठे हुए हैं। कल हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद पीसीएस की परीक्षा जो 2 पालियों में करा रहा था, 2 दिन आयोजित कर रहा था आयोग, उसने उस फैसले को वापस तो लिया, लेकिन जो आरओ की परीक्षा थी उस पर कहा कि उस पर हम कमेटी बनाएंगे। छात्रों ने उस पर नाराजगी जताई और वो धरने पर ही बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या में वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार घिरी हुई है, और सबसे बड़ा जो वहाँ पर सवाल है वो आयोग के ऊपर लग रहा है। आयोग के अलावा वहाँ पर तमाम जो कई परीक्षाएं अटकी हुई है, और जिस आरओ की परीक्षा को फिर से टाला गया है, ये पेपर लीक होने के कारण ये रद्द हुई थी। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि आखिर जब आप उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पिछले 7-8 साल से है, वो वहाँ पर परीक्षाएं ठीक से नहीं करा पा रही है, और झारखंड में आकर, महाराष्ट्र में आकर वो बटोगे तो कटोगे का नारा देती है। उसी नारे के विरोध में, उसी नारे को लेकर वहाँ छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कई दिलचस्प नारे छात्रों ने दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि न बटेंगे न कटेंगे, हम यहीं डटे रहेंगे, अपनी मांगे मनवाएंगे। मांगे मनवाने में कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे, लेकिन पूरी तरह से नहीं, और छात्रों का यह कहना है कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी वो वहीं डटे रहेंगे। एक बार देखते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में क्या कहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरह से घेरा है, वो देखना बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने लिखा है कि मेरे युवा साथियों, 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार एक परीक्षा पूरी नहीं करा पाई। एक परीक्षा क्यों? बात बात पर बुलडोजर चला देने वाली सरकार आखिर एक लीक करने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? आखिर क्यों किसी को 8 साल में सजा नहीं हुई? 2014 के बाद देश में परीक्षा लीक होनी शुरू हुई, आखिर क्यों?
हाथी उड़ाने वाली डबल इंजन सरकार एक परीक्षा नहीं करवा पाई। भाजपा शासित सभी राज्यों में परीक्षा लीक पर लीक हुई। मध्य प्रदेश में तो व्यापम ने न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली। वहीं झारखंड में एक परीक्षा लीक हुई। हमने तुरंत देश का सबसे बड़ा कानून बनाया। किसने विरोध किया? भाजपा ने। बाबूलाल जी ने उसे काला कानून बताकर राजभवन गए। बाद में हूबहू वही कानून केंद्र ने अपना लिया। झारखंड चुनाव में भाजपा के तामझाम देख रहे हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ परीक्षा लीक के पैसों की है। देश की सीमा को सुरक्षा देने में नाकाम रहने वाले लोग युवा का भविष्य कभी नहीं बनाएंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। ये और भी काफ़ी बातें कही हैं, लेकिन ये जो अमलेंदु जी, हेमंत सोरेन ने ये हाथी उड़ा देने वाली बात कही है, ये क्या संदर्भ है? किस उसमें उन्होंने कही है? काफ़ी कई और बातें भी कही हैं और ये कहा कि हमारे स्टेट में भी लीक हुई, लेकिन हमने उसके खिलाफ एक ऐसा कानून बना दिया कि अब वो दोबारा इस तरह की घटना नहीं होने पाएगी। तो बहुत लंबे चौड़े ट्वीट के जरिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को घेरा है किस तरह से, लेकिन हाथी उड़ाने वाली बात बड़ी दिलचस्प है। हाँ, हाथी उड़ाने वाली बात तो एक मुहावरे के तौर पे कही है हेमंत सोरेन ने। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावे करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर और बहुत सब कुछ चाक चौबंद है, बहुत अच्छा प्रशासन है, इसको लेकर जो बातें कही गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार तारीफ की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आप तो बड़े बड़े दावे करते हैं और आप अभी तक किसी पेपर लीक करने वाले को गिरफ्तार नहीं कर पाए और 8 साल में किसी को सजा नहीं दिला पाए। और जो महत्वपूर्ण बात उठाई है समीर जी, हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद से ही देश भर में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। और भाजपा शासित राज्यों में सर्वाधिक पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। और ये भी देखा कि जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो पेपर लीक करने में जो एक मास्टरमाइंड थे वो भी कहां से थे अमलेंदु जी, वो बात भी आ रही है। जी। वो सारी बातें आ रही हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों की क्या संलिप्तता है, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। और हेमंत सोरेन तो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है वो 8 सालों में किसी भी पेपर लीक कराने वाले को सजा नहीं दिलवा पाई है। और झारखंड में केवल एक पेपर लीक हुआ था, उसमें तुरंत एक्शन लिया गया और कानून बनाया गया। उस कानून का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, राजभवन तक मार्च किया उस कानून के विरोध में। बाद में केंद्र सरकार ने वही कानून अपना लिया। जी बिल्कुल। तो अब इसको पेपर लीक को लेकर और तमाम दूसरे मुद्दों पर किस तरह से घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक बड़ा दिलचस्प वहाँ के छात्रों ने जो लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने एक तमाम इस तरह के पोस्टर उन्होंने वो लहरा रहे हैं वहाँ पर। पिछले 5 दिन से वहाँ प्रदर्शन चल रहा है और दिन रात ये प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की संख्या में छात्र वहाँ डटे हुए हैं। एक बड़ा दिलचस्प पोस्टर उनका दिखाई पड़ा मुझे, जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। कुछ छात्र उसको लिए खड़े हैं और लिख रहे हैं कि पापा मम्मी, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य खतरे में है। ये बिल्कुल वही बात है जो बटोगे तो कटोगे वाली बात है। और इसे लेकर हेमंत सोरेन ने किस तरह से वहां इस छात्रों के मुद्दे को उठाया है। राज्य सरकार 4 दिन तक तो वहां पर उसको कुछ नहीं समझ में आया। चौथे दिन जब देखा वहां पर कि उसमें अब मामला आगे बढ़ने वाला है, जब वहां सुरक्षाकर्मी पुलिस वाले सादी वर्दी में छात्र छात्राओं को घसीटने लगे, तब छात्र भी आक्रामक हुए और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्तक्षेप किया। आयोग ने अपना आधा फैसला तो वापस लिया, लेकिन आधा अभी उसमें जो हंगामे की वजह है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से छात्र वहां मौजूद हैं। उसको लेकर और महाराष्ट्र में भी जो योगी आदित्यनाथ का ये नारा है, जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर ये उसको लेकर उथल पुथल मची हुई है, हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी के नेता इस बात को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। अब कांग्रेस के नेताओं ने भी उस पर कटाक्ष करना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपना एक खुद का वीडियो ट्वीट किया है। उसमें वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से इस नारे का उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे को लेकर महाराष्ट्र की बीजेपी में जो उथल पुथल मची हुई है, उस पर उन्होंने कुछ बात कही है। सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत को। महाराष्ट्र के सम्मानित साथियों, आज देवेंद्र फडणवीस जी का एक बयान हमने पढ़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि महायुति के अंदर गंभीर आंतरिक मतभेद हैं और चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। हम तो पहले से इस बात को कह रहे थे। फडणवीस साहब मोदी जी के साथ में है, शाह जी का फोटो उन्होंने हटा रखा है अपने उससे। अजीत दादा पवार किसके साथ में है पता नहीं,
वो बता रहे हैं कि अडानी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर के महाराष्ट्र की जनता की चुनी हुई सरकार के साथ गद्दारी की या फिर उसे बनाया और उस जनता की सरकार को अडानी की सरकार बना दिया। देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक साहब के साथ में नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये दाऊद का आदमी है। अजीत दादा पवार उनको दे रहे हैं टिकट। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, चुनाव के बाद हमें नहीं पता कौन होगा। तो ये सारे के सारे आंतरिक मतभेद नहीं, आंतरिक भूचाल है और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा महाराष्ट्र की जनता इस बार नहीं भुगतेगी। और हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी। महाविकास अघाड़ी में कोई हमारे आंतरिक मतभेद नहीं है। सब लोग एक होकर के, नेक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे का साथ, सहायता और समर्पण के साथ में वोट दिलाने का काम कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस साहब, जनता आपको अब 14 साल के वनवास में भेजेगी। तो ये उस नारे का क्या इम्पैक्ट है महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, बिहार तक में, बता रहे हैं सुरेंद्र राजपूत की भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरह से वहां पर हंगामा बरपा हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे पंकजा मुंडे हो, चाहे अशोक चव्हाण हो, इनके बयान लगातार आ रहे हैं और अब तो सफाई आ रही है लगातार कि उस बयान को ठीक से समझा नहीं गया है। नितिन गडकरी को भी उस बयान के बारे में सफाई देनी पड़ी है। लेकिन जो इस बयान को लेकर और इस बयान के विरोध में जिस तरह से विरोधी दलों के कार्यकर्ता उसके अपने नए नारे गढ़ रहे हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तमाम नारे गढ़े और अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने दफ्तर के बाहर ये होर्डिंग लगाई है, जिसको आप देख सकते हैं। एक बार इसको पूरी स्क्रीन पर अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे, ये अब नारा दिया है। और अमलेंदु जी, ये बिल्कुल वही बात है जो अभी सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं महाराष्ट्र में, दोनों घटक दल यानी एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे, इन दोनों धड़ों के भीतर ये चल रहा है कि इस चुनाव के बाद उनका क्या भविष्य होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में अपने सहयोगी दलों के साथ जो किया है और उनका भविष्य आज जहां दिख रहा है, वही बात की बता रहा है आरजेडी का ये बैनर जो होर्डिंग दिखाई पड़ रही है उसके दफ्तर के बाहर पटना में। और वो आशंका अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके भीतर भी चल रही है कि उनका भविष्य क्या होगा। और इन्हीं आशंकाओं का प्रभाव पड़ रहा है जो एनसीपी नेता अजीत पवार बार बार अपने ऐसे बयान दे रहे हैं कि बीजेपी को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, और ये अजीत पवार ने जो शोषा छोड़ दिया था अडानी का, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया महाराष्ट्र चुनाव में। कल ही राहुल गांधी थे वहाँ नांदेड़ में और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया अडानी को लेकर। उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र में जनता से उनकी सरकार छीनी गई है, उनका कथन है राहुल गांधी का। सरकार गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अडानी मौजूद थे। आखिर अडानी उस राजनीतिक मीटिंग में क्यों बैठे थे? वो इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें धारावी चाहिए था। फिर इसी सरकार ने अडानी को धारावी सौंप दिया। और समीर जी, आज राहुल गांधी ने सुबह एक और वीडियो जारी किया है जिसमें अडानी और माधवी बुच को लेकर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि जब तक माधवी बुच हैं तो सेफ हैं जी। ये इसके साथ किया, यानी माधवी बुच का मामला जो है वो माधवी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है और जिनके खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बड़े आरोप लगे। तो यानी वो किस तरीके से अडानी और उनके साम्राज्य को और भारतीय जनता पार्टी को बचा रही हैं, ये एक तरीके से आरोप लगाया गया। वो लंबा वीडियो है, लगभग 6 मिनट के आसपास का, तो यहाँ उसे दिखाना संभव नहीं है। हमारे चैनल पे वो आएगा, उसको लोग बाद में देख सकते हैं जी। तो राहुल गांधी तो लगातार इस पर हमलावर हैं और अडानी को लेकर अब एक अजीत पवार का ही एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी मीटिंग्स में गौतम अडानी के, उनके इंटरव्यू में ये बात सामने आई कि गौतम अडानी ऐसी मीटिंग्स में उपस्थित रहते हैं जहां बीजेपी के शीर्ष नेता होते हैं, जहां सरकार के संबंध में नीतियां तय होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं जिसमें जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। तो अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर उन बैठकों में अडानी का क्या काम है। और लगातार ये आरोप लगते ही रहे हैं महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। झारखंड के गोड्डा में जिस तरह से पूरा पावर प्लांट कई सारे दे दिए गए हैं गौतम अडानी को, और भी जगहों में देश भर में, तो ये सवाल वहाँ लगातार उठ रहा है। और महाराष्ट्र, गुजरात,
ये जो दो राज्यों की जो वहाँ पर खींचतान है, गुजरात किस तरह से महाराष्ट्र पर हावी हो गया है, पूरे देश पर हावी है, लेकिन महाराष्ट्र में भी, चूंकि महाराष्ट्र में मुंबई है जिसको देश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, तमाम उद्योग धंधों का एक वहाँ पर एक नेतृत्व वहाँ से चलता है, उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रही हैं कहाँ, गुजरात में, और गुजरात के उद्योगपतियों को ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। ये बड़े आरोप है जो महायुति गठबंधन लगातार बीजेपी पर लगा रहा है। और जो वहाँ की सरकार है, सरकार भले ही एकनाथ शिंदे चला रहे हैं, लेकिन कई बार संजय राउत ये कह चुके हैं, शिवसेना कह चुकी है, कांग्रेस कह चुकी है कि इस सरकार को चला रही है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चला रहा है, इसको एकनाथ शिंदे अपनी मर्जी से नहीं चला रहे हैं। तो इसके पीछे कई वजह है जो ये आरोप लगा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार पाने के लिए बीजेपी ने जो कुछ किया वो दिखाता है कि महाराष्ट्र की सरकार उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमले दीजिए जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की सरकार उसको क्यों चाहिए, और ये राहुल गांधी के आरोप भी बता रहे हैं, जैसे धारावी को लेकर उन्होंने सवाल किया और कई योजनाओं को लेकर सवाल किया। और शिवसेना ने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो हम छीन लेंगे, तो हम उस प्रोजेक्ट को छीन लेंगे, रद्द कर देंगे, नए सिरे से उसको हम बनाएंगे। तो ये बहुत बड़े सवाल है जो महाविकास अघाड़ी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर लगा रहा है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे ने के नारे ने, योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने महायुति और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बांट दिया है, वो चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत का सबब बनता जा रहा है, महायुति गठबंधन के लिए भी, लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह से अब शिकायत दर्ज कराई है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, निश्चित तौर पर वो भी मुश्किल में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। अब चुनाव आयोग उस पर क्या संज्ञान लेता है, और संज्ञान लेता है तो चुनाव से पहले लेता है या बाद में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कुछ भी खबरें आएंगी वो आपको डीबी लाइव पर हर समय मिलती रहेंगी, तो आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ। महाराष्ट्र से आप ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देखते रहिए, वहाँ पर जो चुनाव का राजनीति की दिशा किधर जा रही है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्ट्स में मिलेंगी। अब इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।